एक अच्छी डिज़ास्टर सर्वाइवल मूवी किसको पसंद नहीं है। हालांकि ये जॉनरा ही ऐसा है कि इसमें अच्छी मूवीज़ काफ़ी रेयरली बनती है और ज़्यादातर मूवी जो कि डिज़ास्टर जॉनरा में बनती है वो अपनी डिज़ास्टर जॉनर की तरह ही डिज़ास्टर होती है। लेकिन कुछ गिनी चुनी मूवीज़ भी होती है जो काफ़ी अच्छी निकलती है। और सपोज़ आपको एक ऐसी मूवी मिल गई और ऊपर से मूवी देखने से पहले आपको ये भी पता चल गया कि ये मूवी एक्चुअल इवेंट्स पे यानी कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो ऐसी मूवी देखने का मज़ा डबल हो जाता है। और अगर आप भी ऐसे ही किसी मूवी का वेट कर रहे थे तो और वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे हाल ही में ऐसी मूवी रिलीज़ हो चुकी है जो कि आपके इस डिज़ायर को ज़रूर फुलफ़िल करेगी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज़ हुई एक डिज़ास्टर सर्वाइवल मूवी जो कि एक्चुअली ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, सोसाइटी ऑफ द स्नो के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और इस पे बहुत सारी बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ इससे पहले ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इस मूवी के स्टोरी के बारे में नहीं पता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो आपकी मूवी देखने का मज़ा ख़राब करे। तो ये मूवी ओरिजिनल एक स्पेनिश मूवी है जिसे इंग्लिश और हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर डब किया गया है। तो ये मूवी जिन एक्चुअल इवेंट्स पे बेस्ड है वो कुछ इस तरह से है कि 1972 में उरुग्वेन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 71 चिली जा रही थी एंडीज़ माउंटेन्स के थ्रू, और स्नो स्टॉर्म की वजह से एंडीज़ पर्वत के बीच में ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। क्रैश होने से पहले तक फ़्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर्स प्लस क्रू मेंबर्स थे, और क्रैश होने के बाद कुछ पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, कुछ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तो हमें उन्हीं बचे हुए सर्वाइवर्स की स्टोरी दिखाई गई है इस पूरे मूवी में। मूवी का टोटल रन टाइम 144 मिनट्स का है, जो कि देखने को तो बहुत ज़्यादा लगता है, और मूवी अपने स्टार्टिंग के 20 मिनट स्टोरी को और कैरेक्टर्स को पूरी तरह से सेटअप करने में लेती है, तो मूवी थोड़ी स्लो भी लगती है। लेकिन एक बार जब मूवी अपने मेन स्टोरी लाइन में पहुँचती है, यानी कि जब प्लेन क्रैश होता है और एक्चुअल सर्वाइवल एलिमेंट शुरू होते हैं, तब मूवी की स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग है और आपको मूवी के लास्ट तक बनाए रखेगी। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी के कैरेक्टर्स और उनका परफॉर्मेंस। हालांकि मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे न्यू कमर्स हैं, हालांकि मेरे लिए तो न्यू कमर्स है क्योंकि सारे स्पेनिश और अर्जेंटाइन एक्टर है। मेन स्ट्रीम हॉलीवुड का आपका कोई भी चेहरा इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज़ आपको दिखेगी वो है सबका 100% परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस का जितना क्रेडिट्स एक्टर को जाना चाहिए उतना ही क्रेडिट जाना चाहिए मूवी के मेकअप आर्टिस्ट को, क्योंकि मूवी में जो मेकअप यूज़ किए गए एक्टर्स के चेहरे पे वो इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि कभी कभी आप भूल जाते हो कि आप एक मूवी देख रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। क्योंकि लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा बर्फीले तूफान में रहने के बाद सर्वाइवर्स की जो हालत हो गई थी उसको डिक्टो रिक्रिएट किया है मेकअप आर्टिस्ट ने, तो उसके लिए हेड्स ऑफ। मूवी का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया वो है मूवी की सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि मूवी में हमें एंडीज़ पर्वत के जितने भी लॉन्ग शॉट या फिर पैनिंग शॉट लिए गए हैं वो देखने में तो कुछ पल के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो डरावने यानी कि स्केरी बन जाते हैं, और यही इस मूवी का मैजिक है। और इसी का एक एग्जांपल है, हालांकि ये कोई मेजर स्पॉइलर तो नहीं है, लेकिन मूवी में एक सीन है जहाँ पे सर्वाइवर्स जो प्लेन का बचा हुआ टुकड़ा है उसके ऊपर बैठ के जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे उनकी तरफ चिल्लाते हैं, और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से निकल जाता है और सारे सर्वाइवर्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें देख लिया और वो हमें रेस्क्यू करने आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक सर्वाइवर स्कैवेंजिंग के लिए प्लेन से थोड़ा दूर चला जाता है, और जब मुड़कर वो प्लेन को देखता है तब उसे एहसास होता है कि इस पूरे एंडीज़ पर्वत के बीच में उनका प्लेन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और तब उसे एहसास होता है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से हमने नहीं देखा है। और उस मोमेंट पे उस कैरेक्टर को जो डर और डिप्रेसिंग की फीलिंग आती है वो आप खुद फील कर सकते हो ये मूवी देखते टाइम। और यही इस मूवी और इस डायरेक्टर की ब्यूटी है कि आप जो भी मूवी में हो रहा है फील कर पाओगे। ये मैजिक किसी एक या 2 सीन के लिए लिमिटेड नहीं है, पूरे मूवी में थ्रू आउट आप इस चीज़ को फील करोगे कि कैरेक्टर जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन में आप खुद को डाल के ज़रूर इमेजिन करोगे। मूवी में हमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से रॉ इमोशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप हर किसी कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाओगे। मूवी का जो टोटल सर्वाइवल एलिमेंट है वो एक्सपीरियंस करना काफ़ी थ्रिलिंग है, और साथ ही में स्नो यानी कि जो बर्फ़ है वो जितनी रोमांटिक या फिर ब्यूटीफुल है उतनी ही डरावनी और हॉरर भी होती है। ये मूवी देख के आपको ज़रूर पता चलेगा। साथ ही में हमें कैरेक्टर्स के द्वारा जो मूवी में इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस दिखाए गए हैं वो भी काफ़ी टचिंग है। और अगर मैं इस मूवी को कंपेयर करूँ 1993 की हॉलीवुड मूवी अलाइव से, तो इस मूवी को मैं अलाइव मूवी से काफ़ी ऊपर रखूँगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स अलाइव मूवी से मिसिंग थे।
हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी बहुत ही ख़राब है, वो मूवी भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, लेकिन अगर आप सोसाइटी ऑफ द स्नो से कंपेयर करोगे तो थोड़ी फीकी ज़रूर पड़ती है। सो फाइनली सोसाइटी ऑफ द स्नो इस मूवी के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि अगर आप एक डिज़ास्टर सर्वाइवल ड्रामा देखना चाहते हो जो कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हो और फिर भी काफ़ी एंटरटेनिंग हो, यानी कि डॉक्यूमेंट्री की तरह फील ना हो, एक प्रॉपर मूवी की तरह फील हो, तो सोसाइटी ऑफ द स्नो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपका इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है। और साथ ही में ऐसे ही किसी सर्वाइवल डिज़ास्टर मूवी के बारे में आप जानते हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।